टू ऑल, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक सीए फाइनल की कॉस्ट की पेपर शुरू हो गई है सेल्फ पेस्ड वाली 1 जून से, और आज ये 2 जून है। आज ही मैंने पेपर दिया था। ये आप मेरे मार्क्स देख सकते हैं 68 मार्क्स। ये मैं आपको सीधी पोर्टल से दिखा रहा हूँ ताकि ये कई बच्चों ने फेक रिजल्ट्स भी अपलोड कर देते हैं, इसलिए मैं पोर्टल से दिखा रहा हूँ। ये देखिए मेरे रिजल्ट की कॉपी, कौशल कुमार 68 मार्क्स आए हैं। तो मेरे कई सारे फ्रेंड्स मुझसे पूछ रहे थे कि आपने कौन से मटेरियल यूज़ करी, कौन से टीचर से क्लास लिया, कैसे आपने नोट्स बनाई, कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई। तो ये सभी बातों को क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वो शीट है जिसकी हेल्प से मैंने प्रिपरेशन शुरू करी। मैंने आज से पहले कॉस्ट कभी नहीं पढ़ा है। ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था और मैंने 20 मई से कॉस्ट पढ़ना शुरू किया था। तो इस शीट से मैंने सबसे पहले ये एनालाइज किया कि नए चैप्टर्स कौन कौन से हैं। जैसे आप ये देख सकते हो, फुली न्यू चैप्टर 5 है और ये चैप्टर 8 है और चैप्टर 11 है। तो मैंने इसे सोच लिया था कि इस तीनों चैप्टर को मैं इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से करूँगा, बाकी चैप्टर्स में अतुल अग्रवाल सर की नोट से करूँगा। तो सबसे पहले मैंने थ्योरी चैप्टर्स की लिस्ट अलग बना ली, जिसमें कि चैप्टर 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11 आते हैं। तो इन चैप्टर्स को मैंने, जो नए चैप्टर्स मॉड्यूल वाले थे उनको मैंने मॉड्यूल से करा। जैसे कि ये चैप्टर 11 आप देख सकते हो पेज पे। तो मैंने मॉड्यूल से पढ़ता गया, प्लेन रीडिंग दे करके। उसके बाद मैं साथ के साथ नोट्स बनाते गया। हर एक टॉपिक की बिल्कुल ब्रीफ नोट्स बनाई है मैंने, जिससे कि हर कंसेप्ट की आप कंसेप्ट समझ सकते हो कि उस टॉपिक का क्या मतलब, उसमें कितने पॉइंट्स हैं। बिल्कुल ज़्यादा डीप जाके मैंने नोट्स नहीं बनाया था। तो जैसा कि आप ये देख सकते हो, चैप्टर 11 ये चैप्टर 1 की बनाई है। तो ऐसे करके मैंने सारे चैप्टर्स जो मॉड्यूल से पढ़ने तो मॉड्यूल से करा, जो अतुल अग्रवाल सर की नोट से करने तो अतुल अग्रवाल सर की नोट से मैंने करा, और उनकी नोट्स अपनी खुद की कॉपी में बना ली। ये आप देख सकते हैं नोट्स। ये आप चाहो तो मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। इसमें आपको सारे चैप्टर्स के नोट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि कुछ मैंने जो पढ़ाई करी थी वो काफ़ी गंदे राइटिंग में करी थी, वो आप लोगों को समझ नहीं आएगी। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वगैरह है, ये सब की नोट्स आपको अच्छी राइटिंग में समझ आ जाएगी। और उसके बाद ये मैंने प्रिपरेशन, ये मैंने 4 दिनों में ख़त्म कर दिया था। 4 से 5 दिनों में सारी थ्योरी इनकी अच्छे से नोट्स बना के। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, चैप्टर 5 कुछ वो नया चैप्टर था, वो मुझे पहले से ही ध्यान था। तो जब मैं क्लासेस लेक्चर देख रहा था ICI के, तो मैं साथ के साथ उसके पॉइंट्स लिख रहा था। ये देखिए, जैसे चैप्टर 5। उसके बाद मैंने अपने प्रैक्टिकल चैप्टर्स से शुरू किए थे। ये देखिए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की मैंने सारी अतुल अग्रवाल सर की नोट से बनाए थे, और सारे फॉर्मूले मैंने अपनी कॉपी में नोट कर लिए थे, और इसी कॉपी से मैंने सारे फॉर्मूले याद किए थे, और उसके बाद इसके क्वेश्चंस भी बनाए थे। तो प्रैक्टिकल चैप्टर्स में मैं ये आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ फॉर्मूले याद करके उसके क्वेश्चंस भी बनाइए। सिर्फ ऊपर से फॉर्मूला देख के नहीं जाइएगा, वरना मुश्किल पड़ सकती है, स्पेशली फॉर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग। इन दोनों का मिला के तो मुझे लगता है 15 से 20 मार्क्स का पेपर में आया था क्वेश्चंस। और इस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी इन्होंने सेल्स वाला पार्ट दिया था, सेल्स मार्जिन, सेल्स मिक्स वेरिएंस, सेल्स मार्जिन, क्वांटिटी वेरिएंस। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आसान मटेरियल वाला पार्ट पूछ के आपको छुट्टी दे देंगे ये। तो ये उसके बाद मैंने सारे चैप्टर्स करने के बाद मैं बीच में अपनी स्ट्रेटेजी बनाया था कि ये तभी कंप्लीट करने हैं। 30 तारीख को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, 31 को होल रिवीजन, और 1 तारीख को सारी समरी रिवाइज करनी है। बट वो हो नहीं पाया था, तो मैंने सारे सिलेबस 31 तारीख को ख़त्म किए और 1 तारीख को रिवाइज करा था, और 2 को पेपर था। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी थी। वैसे हो नहीं पाया था ये बिल्कुल कि 2 दिन, 4 दिन, 3 दिन पहले ही ख़त्म हो जाए सिलेबस। मेरा बिल्कुल 1 दिन पहले जाके ख़त्म हुआ था ये। तो अब मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देता हूँ इसके रिगार्डिंग, जो मुझे पेपर में लगे। तो सबसे पहले वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट में है, आप चाहो तो नोट कर सकते हो। सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स, इससे मुझे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गए थे, पहले ही क्वेश्चन केस स्टडी में आ गया था 3-4 क्वेश्चन इससे। उसके बाद डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग के तो 100% क्वेश्चन आएंगे। 8 नंबर 10 नंबर का तो आप लगा लो कि इससे आ सकता है क्वेश्चन। फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, उसके बाद लाइफ साइकिल कॉस्टिंग से भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आती है। ये पूरी लाइफ साइकिल कॉस्ट निकालने दे देते हैं, वेरिएबल कॉस्टिंग निकालने दे देते हैं उसके बीच में। फिर हाइपर डिस्ट्रप्टिव मॉडल में भी ये आ जाते हैं, क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। ओपन सोर्स मॉडल, फ्रीमियम मॉडल, तो ये पूछ लेते हैं ये हाइपर डिस्ट्रप्टिव। ऐसा नहीं है कि आप थ्योरी भी बिल्कुल निगलेक्ट करके जा सकते हो। मेरे हिसाब से क्वेश्चन पेपर में थ्योरी और प्रैक्टिकल का जो मिक्स था वो 50-50 था मुझे लगा। और कैश एंड कॉस्टिंग इम्पोर्टेंट है। ये वाला जो ये ग्राफ आप देख रहे हो ये इम्पोर्टेंट है, MCQ के पॉइंट्स है। तो इसमें मैंने ये नोट्स लिखा था, ये आप देख सकते हो। आप अपनी PDF से ये जल्दी याद हो जाएगा ये ग्राफ इससे, इस पॉइंट से। और ये गेन रिलीवर्स, गेन क्रिएटर्स, ये भी इम्पोर्टेंट थे। एंड आप इसमें वैकेंसीज़ के 7S इम्पोर्टेंट हैं। और जब आप नोट्स बना रहे होंगे तो ऐसा नहीं है कि आप लोग इस नोट्स पे रिलाई कर जाना, आप लोग अपनी नोट्स खुद से बनाना। जैसे ये मैं तो ये बता रहा था कि मैंने कैसे किया।
तो ये देखिए जैसे मैं नोट्स बना रहा था तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी किए थे, तो उसमें कुछ पॉइंट थे तो वो मैंने ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिए थे, जो क्वेश्चंस मुझे बाद में मुझे बुक ना खोलना पड़े उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को देखने के लिए, तो साथ के साथ लिख लिया था। तो रिवाइज के टाइम पे जल्दी जल्दी रिवाइज हो रहा था। फिर ये ट्रिपल बॉटम लाइन भी इम्पोर्टेंट है, और परफॉर्मेंस रिपोर्ट तो है ही है इम्पोर्टेंट। एंड वैकेंसीज के 7S मैंने बता दिया, इससे भी 2 क्वेश्चन आ गए थे। और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया था, वो मुझे समझ नहीं आया, एक SS कंपटीशन वाला उसमें था कि एक तो नॉर्मल कंपनी थी, एक एवरेज कंपनी थी, उसमें से कंपटीशन SS कंपटीशन डिफरेंस निकालने को कह रहे थे, और SS फाइनेंशियल परफॉर्मेंस डिफरेंस, और एक इनोवेटिव डिटर्मिनेंट। ये तो मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि कब पढ़ा, मैंने पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा है, बिल्कुल पेपर में ब्लैंक हो गया था मैं। इन क्वेश्चन में 6 मार्क्स के थे वो। और तो सारा मैंने बता दिया अपनी तरफ से। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या इंपॉर्टेंट है, ये लर्निंग कब इंपॉर्टेंट है, और आप जो जितने फॉर्मूले वाले पोर्शन होंगे पूरी कॉस्टिंग में आप जो रीड करोगे तो वो सारे आप अलग करके सारे फॉर्मूले और सारे क्वेश्चंस आप हाथ के हाथ कर लेना। ऐसा नहीं है कि ये पूछ ही लेते हैं, मतलब कहीं ना कहीं से भी पूछ सकते हैं। ये MEC का क्वेश्चन पूछ लिया था। ये जैसे हाइपर डिस्ट्रप्टिव मॉडल वाले जो हैं, ये फ्री मॉडल, क्रॉस सब्सिडाइजेशन, एडवर्टाइजिंग मॉडल, तो ये सारे इंपॉर्टेंट थे। इनके नाम बदल बदल के वो पूछ रहे थे। जैसे एडवर्टाइजिंग मॉडल के हिडन रेवेन्यू मॉडल भी कहते हैं। तो आपको एक वो लाइन लिख देंगे, 2-3 लाइन, और उसमें बताएंगे इसमें से कौन सा मॉडल था। और थ्रूपुट अकाउंटिंग एक रह गया था मेरा, वो भी मैं बताना रह गया था, वो भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी, उससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए थे। और JIT में आप EOQ को ज़्यादा फोकस करके चलना, उससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकते हैं। और मैंने जैसे ये जब चैप्टर 6 भी कर रहा था तो कुछ क्वेश्चंस तो मैंने ICI जब क्लास ले रहा था मैं, ICI की 40 आवर्स वाली, तो वो मैंने साथ के साथ कॉपी में कर लिया था। तो ये आप देख सकते हैं, ये वैसा ही क्वेश्चन है, और सॉल्यूशन भी साथ के साथ लिखा था। तो मुझे थोड़ा सा क्लैरिटी आ गई थी प्रैक्टिकल चैप्टर्स में। वो मैंने सिर्फ चैप्टर 5-6 में ही किया था। और ओवरऑल तो मैं यही बोलूँगा कि इतनी प्रिपरेशन करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगी कि आप पास हो जाओगे। बाकी नंबर जो भी आए वो तो फिर पेपर देने के बाद ही पता लगता है। और आपकी जो ये बैकग्राउंड प्रिपरेशन है तो है ही है, वो उसके बाद आपकी जो आप वहाँ पे परफॉर्म करोगे वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, और वो भी उतना ही मायने रखता है जितना कि आपकी ये प्रिपरेशन पेपर की पहले की प्रिपरेशन। वहाँ पे भी आपका माइंड बिल्कुल सही चलना चाहिए, शार्प चलना चाहिए, और आप अप्लाई कर सको जो आपने पढ़ा है वहाँ पे, तभी आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं, या फिर आप बिल्कुल आसानी से पास हो सकते हो। तो मेरी तरफ से आई थिंक आई हैव कंक्लूडेड दिस, एंड thank you. Please subscribe my channel and join my Telegram channel.